हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज़ फॉर यूपीएससी 2026। और इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। और अगर आप 2027 के लिए भी देख रहे हैं, 2028 के लिए भी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ही होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पर ये कब का कवर हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ ये सब कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि ये सब से इन सारे टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐड किया गया है। तो पिछली बार भी मैंने कंप्लीट करवाया था ज्योग्राफी को, लेकिन इस बार और भी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और जो भी पार्ट पिछले बार रह गया था मैंने उसको भी ऐड कर दिया है, और थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। ठीक है, जो कंप्लीट है तो उसको मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन कहीं अगर ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो मैं बेसिकली इस प्लेलिस्ट को और भी बेटर तरीके से अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लैटिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड क्या है, इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, और इसको मेज़र किया जाता है कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। ठीक है, कहाँ से, अर्थ के सेंटर से इसको मेजर किया जाता है, और ये एक एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर के। ठीक है, तो हम अगर देखें लैटिट्यूड कैसे होता है, ऐसे होता है, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में ये रहता है। ठीक है, तो दैट इज़ लैटिट्यूड। देन अब देखते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर देखें तो ये इमेजनरी है, ऐसा कोई लाइन बना नहीं हुआ है अर्थ के ऊपर, ये इमेजनरी है और इमेजनरी ईस्ट वेस्ट सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये क्या है, इमेजनरी है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है ये क्या है, सर्कल है। और ये पैरेलल टू इक्वेटर, मतलब यहाँ जो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ये पैरेलल ही जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट अगर देखें तो इसको मेज़र किया जाता है इन डिग्रीज में मेजर किया जाता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है, एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ है। देन अगर डिस्टेंस देखें हर लैटिट्यूड का, ठीक है, तो डिस्टेंस ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में कितना है, 69 माइल्स का है या 111 किलोमीटर का। तो ये जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे 111 किलोमीटर का ये डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड रिमेन्स नियरली कांस्टेंट एवरीवेयर। तो अगर हम देखें ये जो डिस्टेंस है लैटिट्यूड का, ये नियरली कांस्टेंट ही रहता है हर जगह। ठीक है, देन अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड है क्या, ये एंगुलर डिस्टेंस है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो ये अगर 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है, तो इसके ईस्ट और वेस्ट में ये इस तरीके से क्या है, लाइन है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देखें तो ये इमेजनरी नॉर्थ साउथ सेमी सर्कल्स जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये सेमी सर्कल है नॉर्थ एंड साउथ, जो कि क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कैसा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, नॉर्थ एंड साउथ को ये ज्वाइन कर रहा है। मेजरमेंट अगर देखें तो इसको मेजर किया जाता है 0 to 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। तो इधर से अगर देखें ये अगर 0 डिग्री है तो इधर से 180 डिग्री क्या होगा, ईस्ट, इधर से 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है। अब समझते हैं प्राइम मेरिडियन ये कहाँ से पास होता है, पासिस थ्रू यूके। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये यूके से पास होता है। कहाँ से, ग्रीनविच से, और फ्रांस से, अल्जीरिया से, और अंटार्कटिका से। तो आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है यूके से, ग्रीनविच से, देन फ्रांस भी है, अल्जीरिया भी है, और अंटार्कटिका भी है। क्या क्या आ गया यहाँ पे, यूके, ग्रीनविच, देन फ्रांस, देन अल्जीरिया, देन अंटार्कटिका। ठीक है, आई थिंक मैंने मैप यहाँ पे नहीं ऐड किया है, पर ये चीज़ आप जो है याद रख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लैंड तो हो ही गया, मीन्स यूके। ठीक है, यूके, ग्रीनविच, देन फ्रांस, देन अल्जीरिया, देन अंटार्कटिका। देन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर हम देखें ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। तो अगर आप समझना चाहें तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये मैक्सिमम इक्वेटर पे है, और पोल में क्या होता है, पोल की तरफ ये घटने लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम इक्वेटर पे है और पोल की तरफ जो है ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है। देन तो ये हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ है, इक्वेटर पे है।
ठीक है, और जो है डिक्रीज होता जा रहा है पोल की तरफ, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे है तो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम होता जा रहा है, पोल की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे कि मेरिडियन क्या करता है, कन्वर्स करता है, तो पोल की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ वन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो जैसे कि 1 डिग्री है, इस तरीके से जो इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ की बात की जा रही है, तो क्या ये सेम है हर जगह? तो नहीं। द लीनियर डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड इज नॉट एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर। हर जगह सेम नहीं है लीनियर डिस्टेंस जो है 1 डिग्री लैटिट्यूड का। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्लाइटली जो है वेरी करता है अर्थ के शेप की वजह से। तो अगर एवरेज देखें तो एग्जाम्स वगैरह में या कहीं पे भी हम एवरेज कहते हैं कि 69 माइल्स जो है या लगभग 111 किलोमीटर है, लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है क्योंकि अर्थ के शेप की वजह से। इक्वेटर 0 डिग्री पे 68.704 माइल्स है और 45 पे 69.054 माइल्स है और पोल्स पे 69.407 माइल्स है। तो अगर एवरेज देखें तो ये लगभग 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ होता क्या है कि डिस्टेंस पर डिग्री इज स्लाइटली मोर नियर पोल। तो यहाँ पोल के पास जो है ना डिस्टेंस पर डिग्री क्या हो रहा है, ज़्यादा है पोल की तरफ, और इक्वेटर में थोड़ा लेस है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, इक्वेटर में कितना है 68 है और 45 में 69 है, पोल में 69 अब और ज़्यादा बढ़ गया 407 हो गया। तो ये बात याद रखना है कि जो डिस्टेंस है पर डिग्री का ये स्लाइटली पोल के पास ज़्यादा है और इक्वेटर के पास कम है। सिंपल सी बात है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है, तो हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये पोल के पास ना स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब रीज़न क्या है कि अर्थ जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड है, मतलब फ्लैट होता है ना, पोल की तरफ थोड़ा ज़्यादा चपटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरिडियंस है ये स्लाइटली स्ट्रेच हो जाता है पोल्स के पास। क्या हो जाता है? स्लाइटली स्ट्रेच हो जाता है। तो नियर इक्वेटर अगर हम देखें तो 110 लगभग होता है और नियर पोल्स अगर देखें तो 111.7 इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। यहाँ पे हमने बात कर ही ली कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है, फ्लैटेंड है पोल पे और बल्ज हो रहा है इक्वेटर पे। ठीक है, तो इक्वेटर में अगर हम देखें तो रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, जेंट्रलर मतलब जेंटल जो है कर्वेचर है और शॉर्टर डिस्टेंस है पर डिग्री। तो इसीलिए जो है हर डिग्री में अगर क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस है, और पोल्स में स्मॉलर रेडियस है, रेडियस जो है छोटा है और स्टीपर कर्वेचर है, और इक्वेटर पे जेंटल कर्वेचर है। ठीक है, और पोल्स में स्टीपर कर्वेचर है। तो इसीलिए क्या है लॉन्गर डिस्टेंस पर डिग्री, इसलिए हर डिग्री जो है क्या हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि इक्वेटर में क्या है रेडियस जो है लार्जर है और जेंटल कर्वेचर है, तो इसीलिए शॉर्टर डिस्टेंस है हर डिग्री में। अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, और पोल की तरफ क्योंकि ये थोड़ा सा चपटा है और फ्लैटेंड है, ठीक है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इसीलिए ये सब चीज़ होता है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ की पॉइंट्स यही देख लेते हैं कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू एवरेज अगर देखें 111 किलोमीटर। ठीक है, स्लाइट वेरिएशन हो रहा है कि क्यों? अर्थ के शेप की वजह से, और डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अर्थ का शेप क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड मीन्स जिवॉइड लाइक होता है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में 180 डिग्री। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। कहाँ लोकेटेड है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। तो हमने अगर देखा कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड जाता है, तो जो ये 180 डिग्री लाइन है तो यहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक है, कितना कहाँ लोकेटेड होता है? नियर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये यहाँ पे क्या होता है, कहाँ लोकेटेड है? ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। चेंजेस द डेट बाय 1 डे व्हेन क्रॉस्ड। और अगर इस लाइन को क्रॉस कर लिया जाता है तो होता क्या है कि डेट जो है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंजेस द डेट बाय 1 डे, एक दिन चेंज हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2025 में ही। ठीक है, और ये स्ट्रेट भी नहीं है। अगर हम देखें ये कुछ इस टाइप का है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री स्ट्रेट नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया है? ठीक है, ये स्ट्रेट आखिर है क्यों नहीं? ताकि टू अवॉइड डिवाइडिंग लैंड मासेस इनटू 2 डेट। अगर इसको इस तरीके से स्टेट कर दिया जाता तो हो सकता है किरिबाती में या जो भी आ रहा है, समोआ जो भी इसमें आ रहा है, तो उसमें एक ही जगह में 2 दिन होता,
चलो टाइम का डिफरेंस तो समझ में आता है, यहाँ डेट भी अलग अलग हो जाएगा, तो ये इशू होता, इसकी वजह से इसको अवॉइड किया गया। फंक्शन अगर देखें तो अगर क्रॉस किया जाता है, क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ डेट वाइल टाइम रिमेन्स कंटिन्यूअस, मतलब कि टाइम तो सेम ही है, वही है, लेकिन डेट बदल जाता है। अगर आप क्रॉस करें, इस पार से इस पार जाएं, इस पार से इस पार जाएं, तो यहाँ डेट बदल जाएगा, ठीक है। देन अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो डेट गोज बैक बाय 1 डे, ठीक है। अगर आप वेस्ट में हैं और ईस्ट की तरफ आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका डेट क्या हो जाएगा, 1 डे पीछे की तरफ चला जाएगा। आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, देन ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो डेट क्या करेगा, मूव्स फॉरवर्ड बाय 1 डे। तो सिंपल आप इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं कि वेस्ट क्या है, आगे है जनरली ईस्ट से, तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो आपका डेट जो है 1 दिन पीछे हो जा रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे आ रहे हैं तो पीछे हो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका डेट 1 दिन आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। ये याद करने के लिए है और कुछ नहीं। तो जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये जिग जैग है टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज और आइलैंड्स ग्रुप इनटू 2 डिफरेंट डेट। अब टाइम का तो हमने देखा कि हाँ, हमने देखा कि कई जगह जो है अलग अलग टाइम जोन है, ठीक है, चलता है। बड़ा कंट्री में अगर हमने देखा कि उसका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ज़्यादा है तो ऐसा जो है ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेट भी अलग हो जाएगा इस लाइन को क्रॉस करने से ही, इसीलिए जिगजैग है। तो लोकेशन ये मेनली जो है कहाँ पे लोकेटेड है, पासेस थ्रू पैसिफिक ओशियन से पास करता है, और यहाँ पे देखें तो डेविएट्स नियर रसिया, अलास्का और आइलैंड नेशन के पास, ठीक है। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन नेबर लिव्स ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, अनादियार और नोम को लेकर के पूछा गया था। तो जोग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो ये जो अनादियार है ये कहाँ है, रसिया के साइबेरिया में, ठीक है। अगर देखें यहाँ जैसे रसिया आता है, ठीक है, अगर आप मैप में देखें इस पोर्शन में कहीं ऊपर में रसिया है, ठीक है, तो उसके जो फार ईस्ट में है ना वो यहाँ पे अनादियार है, और नोम कहाँ लोकेटेड है, फिर अगर आप इधर से देखें तो नोम लोकेटेड है यहाँ यूएसए में, ठीक है। मैप में तो आपको यूएसए यहाँ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा अर्थ कैसा है, अर्थ ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, बल्कि अर्थ तो हमारा क्या है, राउंड है, तो ये फिर इधर जाके मिलेगा ना। तो ये कुछ मैप ऐसा है जो कि हमें इस टाइप का मैप दिखता नहीं है, तो ये हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये इधर से पीछे, तो अगर यहाँ पे रसिया है, ठीक है, और इधर क्या है इंटरनेशनल, इधर है आपका यूएसए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनादियार जो है रसिया के या साइबेरिया के फार ईस्ट में है, और नोम जो है ये कहाँ लोकेटेड है, अलास्का में लोकेटेड है, यूएसए में, ठीक है। तो ये सेपरेट कैसे है, बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू जो है इनका सेपरेशन हुआ है, और ये डिफरेंट डेट्स में आता है, ठीक है। तो नोम कहाँ है, अलास्का में है, अनादियार कहाँ है, तो साइबेरिया के फार ईस्ट में है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का रोल क्या है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कहाँ पे है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, और ये अनादियार और नोम के बीच पास हो रहा है। ये एक इमेजनरी लाइन है जहाँ पे कैलेंडर जो है 1 दिन से चेंज हो जाएगा। तो अनादियार कहाँ लाई करता है, तो ये जो जैसे ये इंटरनेशनल डेट लाइन है तो इसके वेस्ट में अनादियार है, ठीक है, वेस्ट की तरफ है। तो वेस्ट की तरफ हमने क्या देखा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो टाइम आगे चला जाएगा, ठीक है। और नोम कहाँ है, नोम ईस्ट की तरफ है, नोम यहाँ है, ईस्ट की तरफ है। तो अगर आप जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, टाइम जो है पीछे हो जाएगा। सिंपल आपको ये याद रखना है कि वेस्ट आगे है, जस्ट फॉर याद रखने के लिए। तो वेस्ट आगे है, तो अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम 1 दिन आगे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो टाइम पीछे हो जाएगा, ठीक है। देन टाइम डिफरेंस अगर देखें तो अनादियार जो है अबाउट 21 आवर्स अहेड ऑफ नोम। तो अगर हम देखें तो अनादियार जो है 21 घंटा लगभग नोम से आगे है, और सेम मोमेंट डिफरेंट कैलेंडर डेज। तो ये जो है इस तरीके से पूछा गया था, इसलिए कि जब मंडे हो रहा है अनादियार में तो यहाँ पे अभी भी जो है नोम में संडे है, ठीक है, कि मंडे जब अनादियार में है, मतलब ये इधर यूएसए की तरफ, ठीक है, यहाँ क्या है यूएसए की तरफ, यहाँ क्या है सॉरी अनादियार तो आपके साइबेरिया में था, गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो अनादियार यहाँ है आपका साइबेरिया में, और नोम यहाँ है आपका। तो यहाँ पे अगर
संडे है, मतलब यहाँ पे अगर मंडे है ना तो यहाँ पे स्टिल संडे है, ठीक है, यहाँ संडे है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप ईस्ट से, ये रहा आपका ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम एक दिन आगे हो गया कि यहाँ तो संडे ही था पर यहाँ पे मंडे हो रहा है, तो टाइम्स मूव्स अहेड। इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि अगर मंडे है अनाद्यार में तो अभी नोम में संडे ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर जैसे कि मान ले कि आप नोम में हैं और आपका मन किया कि ठीक है ईस्ट की तरफ चलते हैं, साइबेरिया की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जो है पीछे चला जाएगा। मंडे में थे आप, मंडे से तो फिर टेक्निकली ट्यूसडे होता, ठीक है, अगर होता भी तो आगे जाते, लेकिन आप पीछे चले गए, आपको फिर से एक संडे मिल गया, ठीक है, जो संडे आप ऑलरेडी जो है करके आप आ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी नोम में संडे हो चुका है, अब अनाद्यार में फिर से संडे हो रहा है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस कर रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे डेट क्या होगा, मूव्स बैक बाय 1 डे। यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, आप यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो डेट एक दिन पीछे चला जाएगा, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि टाइम्स मूव्स बिहाइंड। यहाँ टाइम पीछे की तरफ आ रहा है, यहाँ टाइम आगे की तरफ आ रहा है। अब आप अनाद्यार में हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर संडे है और आप उसी दिन जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जा रहा है, मंडे हो गया तुरंत, वहाँ तो संडे था, यहाँ मंडे हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, सोज हाउ ग्लोबल टाइम कीपिंग एंड लॉन्गिट्यूड कैन प्लेस नेबरिंग रीजन्स ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, कि नेबरिंग रीजन से बिल्कुल पास में सटा हुआ है लेकिन अलग अलग दिन हो रहा है इनके पास, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ ये चीज़ आपको फोकस में रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना आपके ईस्ट और वेस्ट का क्या चक्कर है भाई। देन अब देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बारे में। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, एक यूनिफॉर्म टाइम है जिसको अडॉप्ट किया जाता है कंट्री के द्वारा ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ किया जा सके, डेली यूज़ किया जा सके। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये किसके ऊपर बेस्ड है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 ईस्ट के ऊपर बेस्ड है। और ये मेरिडियन कहाँ से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ऐसे आता है ना। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देन टाइम डिफरेंस अगर देखें तो हमारा कितना टाइम डिफरेंस है IST का, तो GMT + 5 आवर 30 मिनट्स। तो हम ईस्ट की तरफ है ना, तो अगर हम ईस्ट की तरफ हैं तो यहाँ हमारा टाइम डिफरेंस क्या है, 5 आवर्स और 30 मिनट का टाइम डिफरेंस है। और हम क्या है, आगे हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम में चल रहा है उससे हम 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है, 5.5 आवर हम अहेड हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इससे क्या होता है कि अगर इस तरीके से टाइम है या ग्रीनविच को ही मान के सबका टाइम है, तो इससे यूनिफॉर्म टाइम कीपिंग हो पाता है अक्रॉस इंटायर कंट्री डिस्पाइट लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड, चाहे किसी भी लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड में वो हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन है। देन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन में क्या हो रहा है, अगर 12 नून है, ठीक है, यहाँ क्या है, 12 नून है, तो इधर आप देख रहे हैं ना वेस्ट की तरफ, यहाँ पे इधर ईस्ट की तरफ क्या है, यहाँ 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, देन 5। तो हम कितना आगे हैं, 5 and 30, ये देख सकते हैं आप इस लाइन को, हम कितना आगे हैं, 5 आवर and 30 मिनट हम आगे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ यहाँ हो रहा है। और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। एक्चुअल में तो अगर आप अर्थ में देखेंगे, ठीक है, ग्लोब में भी देखें, आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये पीछे देखने मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पे यहीं पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे 12 नून हो रहा है अगर मेरिडियन पे, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 12 मिडनाइट है, ठीक है, यहाँ 12 नून है और यहाँ 12 मिडनाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे अगर देखें तो 5 आवर and 30 मिनट जो है हम क्या हैं, आगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम जो है होता है। उसके बाद वेयर इंडियाज़ टाइम मीट्स इट्स क्लाइमेट, तो देखते हैं हमारा जो है यूनिक ज्योग्राफिकल इंटरसेक्शन है, जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है ना छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इंटरसेक्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये IST है, ठीक है, इंडिया का जो
इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 ईस्ट, तो ये जो है इंटरसेक्ट करता है किसके साथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ, ठीक है। ये चीज़ है कहाँ पे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और ये स्पेशल क्यों है, 30 डिग्री नॉट 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ये डिटरमाइन करता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। देन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डिवाइड करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या काम है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को इंडिया में डिवाइड करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रेयर पॉइंट जहाँ की इंडिया का टाइम कीपिंग लाइन मीट कर रहा है क्लाइमेट बाउंड्री के साथ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। अब देखते हैं ग्रेट सर्कल। तो अ ग्रेट सर्कल इज फॉर्म्ड व्हेन अ प्लेन कट्स अ स्फेयर थ्रू इट्स सेंटर। तो हम क्या कहेंगे, ग्रेट सर्कल कब कहेंगे, जब कोई प्लेन क्या करेगा, कट करेगा स्फेयर को जो है थ्रू इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से क्रॉस होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ग्रेट सर्कल क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है कितना है अर्थ के सरफेस पे। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो जो ये ग्रेट सर्कल है ये डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर को, ठीक है। देन अदर लैटिट्यूड क्या है, ये ग्रेट सर्कल नहीं है। देन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ईच मेरिडियंस फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल। तो हर मेरिडियन क्या कर रहा है, ग्रेट सर्कल बना रहा है विथ इट्स अपोजिट एंटीपोडल मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पे हर मेरिडियन एक ग्रेट सर्कल बना रहा है। जैसे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री प्लस 180 मेरिडियन। तो ये जो है इंपॉर्टेंस क्या है इसका, नेविगेशन में यूज़ किया जाता है पायलट और सेलर्स के द्वारा, ताकि फॉलो किया जा सके शॉर्टेस्ट रूट को। ये टाइम और फ्यूल दोनों को बचाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टोक्यो फ्लाइट्स जो है ये फॉलो करता है ग्रेट सर्कल रूट्स को, अपेयरिंग कर्व्ड ऑन फ्लैट मैप्स। तो इसीलिए हमें ये देखने के लिए मिलता है कर्व, फ्लैट मैप में भी कर्व देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो ग्रेट सर्कल के बारे में इतना ही याद रखना है कि जैसे कि इक्वेटर है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सबसे ये डिवाइड कर रहा है 2 हिस्से में, ठीक है। लेकिन ये ग्रेट सर्कल है इक्वेटर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फेयर को। लेकिन जो अदर लैटिट्यूड है वो ग्रेट सर्कल नहीं है, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, तो हर मेरिडियन जो है ग्रेट सर्कल बनाता है अपने ऑपोजिट के साथ, ठीक है। कोई भी अपने ऑपोजिट के साथ वो क्या बना रहा है, ग्रेट सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे एग्जांपल में हमने देख लिया कि 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो इसको पायलट और सेलर यूज़ करते हैं ताकि शॉर्टेस्ट रूट वो फॉलो कर सके, ठीक है। देन आप कुछ देखते हैं कि वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस प्लेस दैट डजंट एग्जिस्ट, जैसे कि नल आइलैंड। तो समझते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। लोकेशन अगर देखें तो इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री एंड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये लोकेटेड कहाँ है, गल्फ ऑफ गिनिया में, अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर जो है अगर हम देखें कि ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कम्प्लीटली इमेजनरी है। येट व्हेन मैप्स और जीपीएस डेटा गो रॉन्ग, कंप्यूटर सेंड द एरर हेयर, मेकिंग द एम्प्टी ओशन पॉइंट द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इमेजनरी लोकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये इंटरसेक्शन कहाँ पे है, 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन का, ठीक है। और कहाँ पे है ये, गल्फ ऑफ गिनिया में, अटलांटिक ओशन में है। और यहाँ कोई लैंड ही नहीं है, बस ये नाम दिया गया नल आइलैंड, ये कम्प्लीटली इमेजनरी है। और जब भी कोई मैप या जीपीएस का डेटा गलत होता है, कंप्यूटर यहाँ एरर भेज देते हैं और ये एक एम्प्टी ओशन पॉइंट को वर्ल्ड का बिजिएस्ट इमेजनरी लोकेशन बना रहे हैं। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक रूल कि किस तरीके से जो है काउंट करते हैं टाइम को, ठीक है। तो अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री 24 आवर्स में, 15 डिग्री 1 आवर में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है 4 मिनट में। तो अब देखते हैं विद इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अगर हम देखें तो जो टाइम है अपना, द टाइम एट 82 डिग्री 30 ईस्ट में, जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अगर यहाँ 10 बज रहा है तो फिर क्या टाइम होगा 90 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। तो अगर आप फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि दोनों लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो जब आप 90 डिग्री को 82 डिग्री 0.5 से आप जो है माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 डिग्री, ठीक है। तो अगर वन डिग्री के लिए कितना, 1 डिग्री
जो है अर्थ क्या करेगी, रोटेट करेगी 1 डिग्री कितने टाइम में, 4 मिनट में, 4 मिनट में, ठीक है। तो 7.5 डिग्री इंटू 4 तो 30 मिनट, ठीक है। तो अगर हम देखें 90 डिग्री ईस्ट, तो अगर हम देखें सो टाइम इज अहेड, तो टाइम हमसे आगे रहेगा। सो टाइम क्या होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री ईस्ट में टाइम होगा 10:30 AM, ठीक है। कितना टाइम होगा, 10:30 AM जो है टाइम होगा, मतलब हमसे 30 मिनट जो है अहेड होगा। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको अगर इंडिया से कहीं का भी टाइम निकालना है तो सिंपल इंडिया का जो है आप इंडिया का अगर आपको टाइम डिफरेंस देखना है तो 90 डिग्री में से आपने माइनस कर दिया इंडिया का 82.5 डिग्री को, ठीक है। तो आपका इजीली आ गया। इस तरीके से आप कहीं का भी देख सकते हैं। देन अब इंटरनेशनल एग्जाम्पल है, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ग्रीनविच में मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, 12 नून, तो फिर व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट, तो 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, ठीक है। पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता था कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ डिफरेंस अगर देखें 0 डिग्री से कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, तो 45 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे 15 डिग्री से, तो आ जाएगा आपका 3 आवर। तो इससे आपको पता चलेगा कि ग्रीनविच से वेस्ट जो है कितना पीछे है, 3 घंटा पीछे है, ठीक है। तो 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 9 बज रहा होगा। अगर यहाँ पे क्या है 12 नून है तो, ठीक है। क्यों यहाँ पे हमने 15 डिग्री क्यों किया, क्योंकि हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 घंटा, ठीक है। अर्थ रोटेट करेगी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो 1 घंटा टाइम लेगी, 1 घंटा समय लेगी। तो ये इजी है कि आपको करना क्या है, 45 डिग्री को आपने डिवाइड कर दिया 15 डिग्री से, आपको पता चल गया कि कितना टाइम है, ठीक है। तो इजी रूल टू रिमेंबर, ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो टाइम ऐड होता है और वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो टाइम आपका सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। ईस्ट की तरफ अब जैसे गए, ग्रीनविच मीन टाइम से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम की बात हो रही है। तो आप ईस्ट की तरफ जाएंगे प्लस होगा, आप वेस्ट की तरफ जाएंगे माइनस होगा, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मेजर लैटिट्यूड्स को देख लेते हैं। तो 0 डिग्री, ठीक है, नेम क्या है, इक्वेटर। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ का क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। 66 डिग्री एंड हाफ अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो अब अगर देखें कि कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसके जो इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन नीचे मैप भी है, मैप से भी देखेंगे, ओके, ताकि याद रहे। सो इक्वेटर अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ से पास हो रही है, तो अफ्रीका से, एशिया से और साउथ अमेरिका से। कहाँ कहाँ से, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिप, ठीक है। और एशिया में इंडोनेशिया और मालदीव्स। एशिया में कहाँ, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर इंडिया से पास नहीं हो रही है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया और मालदीव्स। एंड अफ्रीका में गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है। क्या क्या है अफ्रीका में, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ठीक है। ये हो गया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और एशिया से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, इक्वेटर साउथ अमेरिका से पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में कहाँ से, मैक्सिको और बहामाज से, ठीक है। और अफ्रीका में देखें तो इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जेरिया, माली, मोरिसिनिया, ठीक है। और एशिया में ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया। तो इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी वाले में पढ़ा हुआ है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या क्या, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों अफ्रीका से पास हो रहा है, ठीक है। तीनों किससे पास हो रहा है, अफ्रीका से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर साउथ अमेरिका में देखें तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले और पैराग्वे, ठीक है।
और अफ्रीका में देखें तो नमीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया से ही पूरा। देन अब आर्कटिक सर्कल अगर देखें तो ये नॉर्थ में है तो यूरोप, ठीक है, यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। एशिया में रसिया, ठीक है। देन नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अलास्का, और नॉर्थ अमेरिका का कनाडा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में अलास्का वाला पार्ट, देन कनाडा भी। ओशियानिया में ग्रीनलैंड, डेनमार्क, और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, एंड आइसलैंड, ठीक है, ये हो गया। देन 66 डिग्री एंड हाफ जो है साउथ, तो ये अंटार्कटिका में ही, ठीक है, अंटार्कटिका में ही सिर्फ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो हम अब मैप में भी देख लेते हैं डायरेक्टली। तो इन सारे टॉपिक को भी अभी हमें कंप्लीट करना है। सो यस, तो अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो हमने देखा था यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे दो कंट्री, ठीक है, एक बहामास, दूसरा मैक्सिको, ठीक है, बहामास और मैक्सिको। देन अफ्रीका से काफ़ी सारा है, तो याद रखना है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिसिनिया भी आता है, ठीक है, माली, ओके, माली आता है, नाइजर, ठीक है। देन इधर अगर हम देखें तो अल्जेरिया, उसके बाद लीबिया, देन इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद अब हम आ रहे हैं एशिया का पार्ट में, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, हमारे नेबर में म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, और ठीक है, उसके बाद चाइना भी हमारे नेबर में, देन ताइवान, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे याद रखना इजी है, मैक्सिको और बहामास, और यहाँ वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, और मॉरिसिनिया, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया तो अपने एशिया में हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है, देन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। तो आप ये चार को जो नेबर हैं ये याद रख सकते हैं, ताइवान को इधर वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि 3 हैं, ठीक है, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में यहाँ पे हमें 3 देखने के लिए मिल रहा है, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, वेस्टर्न सहारा है, मॉरिसिनिया है, माली है, नाइजर है। तो ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखते हैं इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेटर साउथ अमेरिका से, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से नहीं, साउथ अमेरिका से। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, ये आ रहा है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। अब अगर अफ्रीका में देखें तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, देन साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, देन डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मतलब कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन केनिया, युगांडा, सोमालिया, ठीक है, केनिया भी है, सोमालिया है, युगांडा है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबोन, ठीक है। देन इंडियन ओशियन में मॉलडीव्स है, ठीक है, इक्वेटर मॉलडीव से पास होता है, देन इधर इंडोनेशिया से, ठीक है, मॉलडीव्स और इंडोनेशिया, ये 2 याद रखना है, देन इधर किरिबाती, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो कोलंबिया, इक्वाडोर, साओ टोम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, गैबोन, ठीक है, डीआरसी, केनिया, सोमालिया, इधर ब्राज़ील भी है, मॉलडीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि एशियन अगर हम यहाँ देखें तो क्या क्या है, तो एक मॉलडीव्स है, एक इंडोनेशिया है, ठीक है, इधर पैसिफिक में आप क्या देख पा रहे हैं, किरिबाती है, ठीक है, एंड इधर ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे साउथ अमेरिकन में 2 ही है, कोलंबिया और इक्वाडोर, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कहाँ से पास हो रहा है, साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका में पैराग्वे है, चिले है, अर्जेंटीना है, सिर्फ 3 ही है, पैराग्वे, चिले और अर्जेंटीना, और सॉरी ब्राज़ील भी है, ठीक है, 4 है। तो पैराग्वे, चिले, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। और अफ्रीका से अगर हम देखें तो नमीबिया, बोट्सवाना, अब हम नीचे की तरफ आ गए, नमीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, इधर मोजम्बिक और मेडागास्कर। क्या क्या आ गया, नमीबिया,
बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे नमीबिया है, यहाँ बोट्सवाना है, यहाँ साउथ अफ्रीका है, और देन यहाँ मोज़म्बिक, और ये मेडागास्कर, ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन अब देख लेते हैं कि कंट्रीज़ लोकेटेड ऑन प्राइम मेरिडियन, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड है प्राइम मेरिडियन पे। तो यूके, ठीक है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है। देन अगर इधर से आ रहे हैं तो अब हम यूरोप से कहाँ की तरफ आ रहे हैं, अफ्रीका की तरफ, तो अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, ठीक है, टोगो और घाना, ठीक है, ये सब कुछ आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन भी जा रहा है अफ्रीका से। कौन कौन सा, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, माली, और यहाँ पे यूके, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो हमने अच्छे से मैप में देख लिया और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप अगेन जो है रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं कि क्या क्या है, ठीक है। सो अब देखते हैं ग्लोबल टाइम जोन्स और ओवरसीज टेरिटरीज के बारे में। तो टाइम जोन है क्या, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइम जोन इज़ अ रीजन ऑफ अर्थ दैट फॉलोज द सेम स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर हम जब टाइम जोन की बात करें, मतलब इस रीजन में क्या हो रहा है कि सेम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज़ का काफ़ी सारा टाइम जोन है। तो अगर हम देखें, कंट्रीज़ विद ओवरसीज टेरिटरीज स्प्रेड अक्रॉस ओशियन ओवर अ लार्ज ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्पैन। तो इनका लॉन्गिट्यूडनल स्पैन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से मल्टीपल टाइम जोन देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम देखें कि इनका मेनलैंड जो है छोटा है, फिर भी हम देख पा रहे हैं कि आखिर इनका इतना सारा ईस्ट वेस्ट जो है, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट कवर ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्पैन ज़्यादा है, इसीलिए मल्टीपल टाइम जोन है, इवन जो छोटी कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पे भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला था, क्योंकि 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रीज़ के नाम थे और बताना था, ठीक है। इवन आई हैव इंक्लूडेड इन इट। तो देखते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन है ओवरसीज टेरिटरीज़ की वजह से, ठीक है। तो यूके में 9 टाइम जोन है, ठीक है। देन डेनमार्क 5 टाइम जोन्स हैं, मेनली ड्यू टू ग्रीनलैंड की वजह से यहाँ पे 5 टाइम जोन है। देन न्यूजीलैंड 5 टाइम जोन है, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्लूड है, पैसिफिक आइलैंड एंड अंटार्कटिक टेरिटोरियल क्लेम्स है, इसकी वजह से। देन ऑस्ट्रेलिया में 4+ टाइम जोन है, ठीक है, मेनलैंड प्लस जो आइलैंड टेरिटरीज है उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड है, नॉरफॉक आइलैंड है। तो की इनसाइट क्या है कि नंबर ऑफ टाइम जोन डिपेंड किसके ऊपर करता है, मोर ऑन ओवरसीज टेरिटरीज दैन मेनलैंड साइज। ज़रूरी नहीं कि मेनलैंड साइज बड़ा है सिर्फ उसी का टाइम जोन होगा, ठीक है, जिसका मतलब ओवरसीज सी वगैरह भी है, दूर तक फैला हुआ है, तो उसका भी टाइम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, डिस्पाइट अगर हम कॉन्ट्रास्ट देखें कि ब्राज़ील को अगर हम देखें तो ब्राज़ील तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ब्राज़ील इज़ कॉम्पैक्ट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ब्राज़ील इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, ठीक है, इसीलिए जो है इसका सिर्फ 4 टाइम ही है। तो आपको जब ऑप्शन में मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ब्राज़ील तो इतना बड़ा है तो ब्राज़ील का बहुत ज़्यादा टाइम जोन होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि न्यूजीलैंड का 5 टाइम जोन है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आई थिंक हैंडल करना चाहिए, और टाइम प्रेशर में गलत भी हो जाता है, पर ठीक है, अब आ चुका है तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देन अब देखते हैं अर्थ्स जियोमैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के पास क्या है, जियोमैग्नेटिक फील्ड है सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, बार मैग्नेट, सिमिलर टू मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट। तो अर्थ जो है कैसा बिहेव करता है, एक कोई बड़ा सा जो जाइंट बार मैग्नेट की तरह होता है ना, चुंबक की तरह, उसकी तरह। और इसका 2 मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। कौन कौन सा पोल है, 2 मैग्नेटिक पोल है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, इधर आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम वन पोल एंड एंटर द अदर। तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इमर्ज होके एंटर हो रहा है अदर्स में, ठीक है। और ये एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ ऐसे क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस जो है टिल्टेड है बाय अबाउट 11 डिग्री
फ्रॉम अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस। तो अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से अगर हम देखें तो क्या अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सेम है क्या? नहीं, वो सेम नहीं है। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो टिल्टेड है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेम नहीं है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो क्या है? टिल्टेड है, ठीक है। तो दिस इज एज इफ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अर्थ एट ए एंगल। देन अगर नेचर देखें जियोमैग्नेटिक फील्ड का तो कैसा होता है? डायनेमिक होता है नेचर में, और ये चेंज होता रहता है ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देन साइंटिफिक इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इसका यूज़ क्यों होता है? टू स्टडी जियोमैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या करता है? हेल्प करता है अंडरस्टैंड द मेटेलिक आयरन निकल कोर ऑफ द अर्थ। तो हम समझ पाते हैं इससे इसको और अच्छे से कि ये कोर कैसा है? मेटेलिक है, आयरन निकल कोल है, ठीक है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये पोल के पास बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वीक कहाँ है? नियर इक्वेटर, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड। आखिर क्या कारण है कि अर्थ में जियोमैग्नेटिक फील्ड है? तो डायनामो थ्योरी अगर देखें तो सोर्स रीजन क्या है कि अर्थ का लिक्विड आउटर कोर जो है ये मोल्टेन आयरन एलॉय से बना हुआ है। तो प्रोसेस क्या है कि जब डिफरेंस होता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन में तो यहाँ कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है, यहाँ मूवमेंट होता है मोल्टेन आयरन का, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट्स को, और ये इलेक्ट्रिक करंट्स फिर प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन डायनामो इफेक्ट क्या है? द सेल्फ सस्टेनिंग जनरेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बाय फ्लूइड मोशन इज कॉल्ड डायनामो इफेक्ट। तो ये हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो सेल्फ सस्टेनिंग जनरेशन है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? फ्लूइड मोशन की वजह से, और इसी को हम कह रहे हैं डायनामो इफेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब ईजी है और इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो समझ लेते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से। और मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अर्थ के अराउंड क्या है? ये एक इनविजिबल, ठीक है, क्या है? इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। और क्यों? क्योंकि हमने रीजन देखा कि अर्थ के कोर में मोल्टेन आयरन है, मोल्टेन मैग्मा है, जो कि मूव करता रहता है, ठीक है, और इसी मूवमेंट से बनता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और ये करंट मिलकर के फिर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो फिर काम क्या है इसका? तो ये कंपास को डायरेक्शन देता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, और अर्थ को जो है हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, सन से आने वाली चार्ज पार्टिकल्स को डाइवर्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फेयर, ठीक है। तो ये कैसा है? एक बड़ा मैग्नेट की तरह, जैसे कि अर्थ क्या है? एक बड़ा सा मैग्नेट है, और उसके अराउंड इनविजिबल लाइंस है जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है, जो कि हमने देखा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। और इसमें हमने एक इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल के पास और वीकेस्ट होता है इक्वेटर के पास। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इससे अगर स्टेटमेंट बन जाए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसको तो हम नहीं भूलते हैं, पर इस तरीके के जो चीज़ें हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट नियर पोल, वीकेस्ट नियर इक्वेटर, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। तो इसका क्या मतलब है कि अ जियोमैग्नेटिक रिवर्सल इज व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इंटरचेंज। तो होता क्या है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये क्या होता है? इंटरचेंज होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल। तो क्या जल्दी हो जाता है? बहुत जल्दी नहीं, यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है। अकर्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये पीरियडिक नहीं है, बट ये होता रहता है रेपिटेडली इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, ये याद रखना है कि होता है, बहुत टाइम लगता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखें तो रिकॉर्डेड इन मैग्नेटिक सिग्नेचर्स ऑफ रॉक्स। तो इससे हमें प्लेट टेक्टोनिक के बारे में और एज डेटिंग के बारे में भी हमें पता चलता है, ठीक है। मिड ओसेनिक रीजेस के बारे में कि यहाँ पे नया क्रिएट हो रहा है या पुराना, या जो भी चीज़ें हैं, या प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हमें डिटेल इसके बारे में पता लगता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में जानने भी वाले हैं। देन नेक्स्ट समझते हैं हम जियोमैग्नेटिक पोल्स के बारे में, ठीक है। तो जियोमैग्नेटिक पोल्स क्या है? आर द पॉइंट्स वेयर द एक्सिस ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इंटरसेक्ट्स द अर्थ सरफेस। तो समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि अगर हम ये सोचें कि अर्थ के अंदर क्या है? एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है। क्या है? इमेजिनरी बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट रखा है, तो उस मैग्नेट का एक्सिस लाइन जो है अर्थ के सरफेस को जहाँ कट करता है, ठीक है, जो बार मैग्नेट रखा है और उसका जो एक्सिस लाइन अर्थ के सरफेस को जहाँ कट करता है, उसी को हम कहते हैं जियोमैग्नेटिक पोल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला लाइन हम क्या देख पा रहे हैं? जियोमैग्नेटिक पोल हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है।
तो सिंपल सी यही बात है कि उस मैग्नेट का एक्सिस लाइन उस मैग्नेट का एक्सिस लाइन क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस को जहां कट करता है उसी जगह को हम क्या कह रहे हैं, जियोमैग्नेटिक पोल कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं आइडियल सिचुएशन क्या है कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक परफेक्ट डाइपोल है। ठीक है, परफेक्ट डाइपोल कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो वर्टिकल होगा, पोल पे एकदम वर्टिकल होगा। ठीक है, और जो जियोमैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक पोल है तो क्या होगा, ये फिर कोइंसाइड करेगा। तो ये तो आइडियल सिचुएशन है, पर रियलिटी में क्या होता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक परफेक्ट डाइपोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक पोल और जियोमैग्नेटिक पोल जो है कुछ डिस्टेंस पे रहता है। क्या होता है, मैग्नेटिक पोल और जियोमैग्नेटिक पोल क्या है, कुछ डिस्टेंस पे है, एक जगह कट नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस बात को आपको जो है समझना है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो जियोमैग्नेटिक पोल्स है ये क्या है, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। ठीक है, वेयर द एक्सेस ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ इंटरसेक्ट करता है सरफेस को। ठीक है, आइडियल डायपोल में हमने क्या देखा कि जियोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक पोल कोइंसाइड करेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है क्योंकि अर्थ के पास क्या है, इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जियोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक्ट करता है एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट सोलर विंड से बचाता है, ये लाइफ को सेफगार्ड करता है, एटमॉस्फेयर को सेफगार्ड करता है। तो ये सब कुछ जो है क्या है, रोल है इसका। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ क्या है, जोग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जोग्राफिक साउथ पोल। तो ये जो जोग्राफिक नॉर्थ है ना, तो ये रोटेशन का एक्सिस है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, क्या देखा था हमने कि गिव मी अ मोमेंट, यस, कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये टिल्टेड है अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि क्या है, ये जो है टिल्टेड है 11 डिग्री अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब ये रोटेशन वाला एक्सिस है और मैग्नेटिक नॉर्थ ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है। तो ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना ये फिक्स है, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर सिग्निफिकेंस क्या है फिर ज्योग्राफिक जियोमैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, पूछा भी जा चुका है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि जो सोलर विंड आ रहा है सन से, तो उसके अगेंस्ट ये शील्ड की तरह काम कर रहा है। जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल सन से आ रहा है उससे बचा रहा है। ठीक है, लाइफ और एटमॉस्फेयर सबको डैमेज होने से बचा रहा है। देन अरोरा का फॉर्मेशन होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल जो है आर गाइडेड टुवर्ड्स द पोलर रीजन। तो होता क्या है कि ये पोलर रीजन की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कुछ खाली स्पेस, इसको एम्प्टी स्पेस मिल जाता है पोलर रीजन में। तो होता क्या है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पोलर रीजन की तरफ चले जाते हैं और फिर ये एक्साइट करते हैं किसको, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को। किसको एक्साइट कर रहे हैं देख लीजिए, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करता है लाइट। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, अरोरा बोरियलिस, और सदर्न हेमिस्फेयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा अरोरा का फॉर्मेशन तो हम कहेंगे अरोरा बोरियलिस, और जब सदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो हम कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, देन नेविगेशन में हेल्प करता है, ये इनेबल करेगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, इनेबल डायरेक्शन फाइंडिंग यूजिंग कंपास, कंपास की मदद से डायरेक्शन खोज सकते हैं, और ये अलाइन करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देन मैग्नेटो परसेप्शन, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स, टर्टल, फिश जो है ये सेंस कर सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर इनकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको ये सोच के नहीं काटना कि अरे ये अजीब है, कैसे बर्ड्स सेंस कर सकते हैं, पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देन प्लियोमैग्नेटिज्म, तो ये क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। तो रॉक्स में जो कुछ मैग्नेटिक रिकॉर्ड प्रिजर्व है, जो जब उसको स्टडी किया जाता है तो उसको कहते हैं प्लियोमैग्नेटिज्म, जो कि हेल्प करता है जिससे कि हम जान पाते हैं कि उस रॉक का एज क्या है। ठीक है, और क्या पास्ट में जियोमैग्नेटिक चेंजेस हुआ है। देन प्लेट टेक्टोनिक एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग को हम समझ पाते हैं। मैग्नेटिक स्ट्राइपिंग जो होता है ओशियन फ्लोर्स में, तो ये हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ सी फ्लोर जो है स्प्रेड कर रहा है।
और इससे फिर स्ट्रेंथ होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देन मैग्नेटोस्फेयर का फॉर्मेशन होता है, जियोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्या करता है, मैग्नेटोस्फेयर क्रिएट करता है अर्थ के चारों ओर, और फिर ये प्लैनेट को बचाता है कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म से। ठीक है, तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे जो है पढ़ लिया। देन अब देखते हैं कि मैग्नेटोस्फेयर आखिर है क्या। ठीक है, तो मैग्नेटोस्फेयर जो है इज द प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक शील्ड लग जा रहा है, इसी को हम मैग्नेटोस्फेयर कह रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल्स चार्ज पार्टिकल। तो ये वो रीजन है जहाँ पे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो है इट इज़ एन इनविजिबल मैग्नेटिक बबल अराउंड द अर्थ, कि ये क्या है, एक इनविजिबल मैग्नेटिक बबल की तरह है अर्थ के तरफ चारों ओर। ठीक है, तो ये करता क्या है, तो जैसे कि सन, अगर देखें सन से सोलर विंड आ रहा है जो कि फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वगैरह। देन मैग्नेटोस्फेयर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, डिफ्लेक्ट करता है और गाइड करता है इन पार्टिकल्स को, और उनको जो है प्रिवेंट करता है कि वो डायरेक्टली हिट ना करे अर्थ को। ठीक है, तो अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेटोस्फेयर का। तो एक है मैग्नेटोपॉज और एक है मैग्नेटोसीथ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये है मैग्नेटोसीथ, ये इस तरीके से होता है मैग्नेटो, ये क्या है, मैग्नेटोस्फेयर। ओके, मैग्नेटोस्फेयर है, ये मैग्नेटोसीथ है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सन से सोलर विंड पार्टिकल्स आ रहा है, फोटोन, सोलर विंड्स वगैरह, ये क्या है, हेलियोस्फेयर है। देन ये है बोशॉक। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वान एलियन बेल्ट्स है। ठीक है, ये प्लाज्मा शीट और प्लाज्मा स्फेयर, तो ये सब कुछ बनता है यहाँ पे ताकि बचाया जा सके। तो ये क्या है, सोलर विंड और अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर हम देख रहे हैं। सो मैग्नेटोपॉज क्या है, ये आउटर बाउंड्री है मैग्नेटोस्फेयर का। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, ये आउटर बाउंड्री हुआ मैग्नेटोस्फेयर का, सबसे बाहरी बाउंड्री। तो ये आउटर बाउंड्री है। बियॉन्ड दिस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस वीकेंस। तो ये मैग्नेटोपॉज के बाद यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है इस वाले एरिया में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। देन मैग्नेटोसीथ क्या है, ये टर्ब्यूलेंट रीजन है जस्ट आउटसाइड द मैग्नेटोपॉज। तो जैसे ये मैग्नेटोपॉज है, ठीक है, हाँ, मैग्नेटोपॉज के बाद जो है ये एक क्या है, टर्ब्यूलेंट जो है टर्ब्यूलेंट रीजन है जस्ट आउटसाइड द मैग्नेटोपॉज। और सोलर विंड फिर क्या करती है, स्लो डाउन एंड बिकम डिस्टर्ब्ड हियर। तो यहाँ मैग्नेटोसीथ यहीं पे आके जो है, जो सोलर विंड है यहाँ एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और नहीं जा पाता है अंदर की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं वान एलन रेडिएशन बेल्ट। तो ये जो वान एलियन रेडिएशन बेल्ट है, ये क्या है, ये डोनट शेप्ड रीजन है। ठीक है, डोनट शेप्ड रीजन इनसाइड द मैग्नेटोस्फेयर। तो मैग्नेटोस्फेयर के अंदर जो है ये क्या होता है, ये ठीक है, वान एलन बेल्ट। तो ये डोनट शेप्ड रीजन होता है, डोनट शेप्ड रीजन। ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर के अंदर, और इसमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होता है, बस इतना ही है। ये जो वान एलन रेडिएशन बेल्ट है, तो ये डोनट शेप इसका होता है, और ये कहाँ होता है, तो मैग्नेटोस्फेयर के अंदर होता है, और इसमें हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है। देन इसमें दो बेल्ट होते हैं, लोअर वान एलियन बेल्ट, सॉरी नॉट एलियन, लोअर वान एलन बेल्ट, और दूसरा अपर वान एलन बेल्ट। ठीक है, तो जो लोअर वान एलन बेल्ट है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, 1000 to 5000 किलोमीटर अबव द अर्थ इक्वेटर। तो अर्थ के इक्वेटर से अगर हम देखें तो 1000 to 5000 किलोमीटर तक दूर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लोअर। और जो अपर वान एलन बेल्ट होता है, तो इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक आपको डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों हैं, और जो अपर वान एलन बेल्ट है, तो इसमें मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि लोकेटेड कहाँ है, 1500 to 25,000 किलोमीटर अबव अर्थ इक्वेटर। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जो लोअर वान एलन बेल्ट है और जो अपर वान एलन बेल्ट है, तो इसमें क्या फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है कि लोअर वाले में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों में है, और अपर वाले में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। और लोअर वाले का डिस्टेंस देखें तो ये ज़्यादा नज़दीक है, 1000 to 5000 किलोमीटर तक ये है, और जो अपर वाला है ये कितना है, 15,000 to 25,000 किलोमीटर अबव अर्थ इक्वेटर। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म, ये क्या है। तो
होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग गट्स ऑफ सोलर विंड ये कोलाइड करता है मैग्नेटोस्फेयर के साथ, ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ के साथ, तो यहाँ पे होता क्या है, रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होता है और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर इसकी वजह से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इन नियर अर्थ, तो इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स का जनरेशन होता है। तो मैग्नेटिक स्टॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि होता क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग सोलर विंड ये कोलाइड करता है किसके साथ, वो टकराता है, मिलता है किसके साथ, मैग्नेटोस्फेयर के साथ। जब मैग्नेटोस्फेयर के साथ सोलर विंड आकर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से सोलर विंड आ रहा है, ठीक है, और ये जाके जब मैग्नेटोस्फेयर के साथ आकर के टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा और इसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक स्टॉर्म। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट्स नियर अर्थ, ठीक है, बस इतना ही है। देन ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट्स इन नियर अर्थ स्पेस, ठीक है, और ये डैमेज कर सकता है सैटेलाइट को, मतलब जीपीएस, रेडियो कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स वगैरह, इन सब को कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक स्टॉर्म है। यहाँ से सोलर विंड आ रहा है, जब ये कोलाइड करता है, टकराता है, तो इस तरीके से वेरिएशन देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लेते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ का कुछ हीट जोन है। तो समझते हैं कि अर्थ के पास क्या है, 3 प्राइमरी हीट जोन है सन के रेज के अकॉर्डिंग, कि सन के रेज के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, हमारे अर्थ के पास क्या है कि 3 प्राइमरी हीट जोन्स है, ठीक है। तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन हम अगर इसको कहेंगे, तो ये कहाँ पे है, ये ट्रॉपिक के बीच लोकेटेड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके बीच वाला पोर्शन जो है ये क्या है, टोरिड जोन्स है, ठीक है, टोरिड जोन्स। और ये हॉटेस्ट रीजन है, हॉटेस्ट रीजन है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है पूरे साल ही मिलता रहता है, इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल भी एबेंडेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो अमेज़न और कॉन्गो बेसिन, तो ये वाला क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन को हम कहेंगे टॉरिड जोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हॉटेस्ट रीजन है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ईयर राउंड पड़ता रहता है, मतलब पूरे साल भर यहाँ पड़ता रहता है। देन टेम्परेट जोन, तो ये कहाँ मिलता है, ये ट्रॉपिक और पोलर सर्कल के बीच में मिलता है, ठीक है। और इस जोन में क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर है विथ 4 सीजन्स, ठीक है। तो ये जो टेम्परेट जोन है ये वाला आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जोन जो है क्या है, ये टेम्परेट जोन है। ये नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट जोन है और साउथ जो है इसमें क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल के बीच में है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रॉपिक्स है, ये ट्रॉपिक्स है, ये पोलर सर्कल है, ठीक है। तो इसके बीच वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, तो ये टेम्परेट जोन है। और यहाँ पे सनलाइट जो है सलेंटेड है, इसकी वजह से हमें डाइवर्स क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ हम देखें तो यहाँ सनलाइट तो सीधा मिल पा रहा है, लेकिन इधर क्या होता है, तिरछा हो जाता है, हो जाता है, तो कम मिलने लगता है, ठीक है। देन अब फ्रिजिड जोन या पोलर जोन, तो ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड बिटवीन द पोलर साइकिल्स एंड द पोल्स। तो ये पोलर साइकिल, सॉरी नॉट पोलर साइकिल, इट इज़ पोलर सर्कल, ओके। तो पोलर सर्कल और पोल्स के बीच लोकेटेड है, ये जो पोलर सर्कल है और ये पोल है, इसके बीच वाला पोजीशन, ये पोलर सर्कल और ये पोल, इसके बीच वाला पोजीशन, ये क्या है, फ्रिजिड जोन है। क्या है ये, फ्रिजिड जोन है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है एक्सट्रीम कोल्ड, और यहाँ सलेंटेड सनलाइट है। अब सनलाइट और तिरछा हो गया ना, तो इसीलिए सनलाइट तो अच्छे से जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड जो है देखने के लिए मिलता है। विंटर काफ़ी लंबा होगा, हार्श कंडीशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। तो फ्रिजिड जोन क्या है, यहाँ पे सनलाइट और भी सलेंटेड है, यहाँ विंटर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये है। और टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर है, इसमें 4 सीजन देखने के लिए मिलता है। सनलाइट क्या है, सलेंटेड है, इसीलिए यहाँ डाइवर्स क्लाइमेट है, ठीक है। ये हमने कुछ चीज़ देखी। अब हम समझते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है अर्थ के मूवमेंट्स और साइकिल्स से लेकर के। तो अब समझते हैं कि अर्थ का मूवमेंट्स एंड साइकिल के बारे में। रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है। किधर जाता है, वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। हमने ये देखा ना, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि जो है 2 एक्सेप्शन है, वो आपको बताना है। जो ईस्ट टू वेस्ट कौन जाता है,
ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। जनरली हम देखें तो अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। आपको वेस्ट याद रखना है तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही रोटेट करता है। इसमें सिर्फ 2 हमने एक्सेप्शन पढ़ा हुआ है आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो स्पीड अगर देखें तो रोटेशन जो है फास्टेस्ट है इक्वेटर पे। रोटेशन इज फास्टेस्ट एट द इक्वेटर। कितना 1670 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन है, मतलब एक एक्सेप्शन तो क्या कहेंगे, एक चीज़ है, एक फैक्ट है जिसकी वजह से आप पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अर्थ का रोटेशन जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कहाँ है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है इक्वेटर पे। ठीक है, और पोल की तरफ ये डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोल की तरफ डिक्रीज हो जाता है और ये फास्टेस्ट है इक्वेटर पे। ठीक है, इफेक्ट अगर इसका हम देखें तो डे एंड नाइट इसकी वजह से होता है। ठीक है, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है। ऑल्टरनेटिंग पीरियड हम देखने के लिए मिलता है डे लाइट का और डार्कनेस अक्रॉस द ग्लोब। जो दिन और रात किस लिए हो रहा है, अगर अर्थ रोटेट ना करे, एक ही जगह स्थिर रह जाए तो क्या होगा, दिन और रात तो हो ही नहीं पाएगा। तो दिन और रात हो रहा है रोटेशन के वजह से ही। ठीक है, और रोटेशन सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ है, इक्वेटर पे, और डिक्रीज होता है पोल की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। देन कोरियोलिस फोर्स अगर हम देखें तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है विंड को एंड ओशियंस करंट को। ठीक है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोरियोलिस फोर्स का क्या फंक्शन है, ये डिफ्लेक्ट कर देता है विंड को और ओशियन करंट्स को। क्या करता है, विंड को और ओशियन करंट्स को ये डिफ्लेक्ट कर देता है और क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, देन अब देखते हैं रेवोल्यूशन। ये तो हमने दिन रात का देखा, कुछ कोरियोलिस फोर्स का देखा। अब समझते हैं कि एवोल्यूशन, सॉरी नॉट एवोल्यूशन, इट इज़ रेवोल्यूशन। ठीक है, कि अर्थ जो है रिवॉल्व करता है अराउंड सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो ये तो हमने देखा कि अर्थ अपने एक, जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। देन जो ये अर्थ का पाथ है, ये जो पाथ है, तो अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा है। तो एक तो ये अपने एक्सिस में भी इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है जिससे दिन और रात हो रहा है, और फिर ये धीरे धीरे इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी बढ़ रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, फिर इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से क्या कर रहा है, सन के तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, यहाँ अगर सन है, ठीक है, तो कैसे, इस टाइप से इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है। ऐसे तो राउंड तो नहीं देखने के लिए मिल रहा आपको कि हाँ इस सन ऐसे कोई राउंड घूम रहा है, नहीं घूम रहा है राउंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो अब अगर देखें, अब सन के चारों ओर जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है तो ऐसे करके क्या हो जाता है कि कभी ये पास पहुंच जाता है, पेरिहिलियन, मतलब क्लोजेस्ट टू द सन। तो इस टाइम पे सन जो है अर्थ क्या करता है, सन के पास चला जाता है। जैसे कि जनवरी थर्ड अगर देखें तो यहाँ पेरिहिलियन होता है। ठीक है, पेरिहिलियन ये क्लोजेस्ट टू द सन है। ठीक है, जनवरी 3 क्या है, पेरिहिलियन है। इस टाइम सन जो है के पास जो है अर्थ चला जाता है। और एपिहिलियन मतलब आपको याद रखना है फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और ये पड़ता है जुलाई 4 में। ठीक है, जिस दिन जुलाई 4 होता है तो उस दिन आपको क्या याद रखना है कि एपिहिलियन है। अभी जो है हमारा क्या है, हम सन से काफ़ी दूर हैं, और पेरिहिलियन मतलब ये चक्कर लगाते लगाते सन के पास चला जाता है। ठीक है, तो पेरिहिलियन पी से पास आपको याद रखना है, क्लोजेस्ट टू द सन, और ये कब होता है, जनवरी 3 जनवरी को ये चीज़ जो है होता है। ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं सीज़न के बारे में कि सीज़न कैसे बनता है, सीजनल चेंज आखिर होता क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो है एक्सियल टिल्ट है, कितना है 23.5 डिग्री अर्थ का एक्सियल टिल्ट है, और ये अपना पोजीशन चेंज करता रहता है अराउंड द सन। इस वजह से हमारे पास सीज़न होता है। अगर आप सिंपली समझे कि ये सन है, ठीक है, और इधर रोशनी मिलता जा रहा है कंटिन्यू और इधर पूरा अंधेरा, तो क्या सीज़न वगैरह बन पाएगा क्या, अगर ये रिवॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कभी दूर में है कभी पास में है कुछ चीज़ है, तो पूरा इफेक्ट है, डे नाइट भी नहीं हो पाएगा।
ठीक है, अर्थ अगर रोटेट ना करे अपने जो है इस पे, तो डे नाइट भी नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से अगर रिवॉल्व ना करे तो क्या सीजन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो ये सीजन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि एक्सियल टिल्ट है और अपना पोजीशन चेंज कर रही है अराउंड द सन, इसलिए। और ये जो डे लाइट वेरिएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरीज थ्रू आउट द ईयर, तो अगर हम देखें कि क्या लेंथ जो है आप अपने ही ध्यान में रख सकते हैं, तो क्या आपको ये देखने के लिए मिलता है कि दिन और रात बिल्कुल बराबर है थ्रू आउट द ईयर? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द रीजन नियर द पोल्स एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअस डे लाइट और डार्कनेस फॉर मंथ। और होता क्या है, जो जगह पोल के पास है ना, वहाँ पे या तो कंटिन्यूअस डे लाइट ही हो रहा है या डार्कनेस मंथ तक डार्कनेस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्थ्स एक्सियल टिल्ट एंड प्रिसीजन, ठीक है। तो एक्सियल टिल्ट को क्या कहते हैं? ऑब्लिक्विटी कहते हैं। तो अर्थ का एक्सिस जो है टिल्टेड है, कितना? 23 and 5 डिग्री रिलेटिव टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जिसके वजह से सीजनल वेरिएशन होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब साइकिल ऑफ टिल्ट देखते हैं, तो 41,000 ईयर्स में क्या होता है, ये जो है ना टिल्ट वेरी करता रहता है, ठीक है। कितना वेरी करता है? बिटवीन 22.1 डिग्री एंड 24.5 डिग्री। तो ये लगभग जो है 41,000 ईयर्स में ये टिल्ट वेरी करता है, और इससे जो है इंटेंसिटी ऑफ सीजन थोड़ा सा अफेक्ट होता है। देन एक्सियल प्रिसीजन, अगर तो ये हमने क्या देखा कि टिल्ट का भी साइकिल है, कितना? 41,000 ईयर्स में। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो जो अगर हम अर्थ के क्लाइमेट और लॉन्ग टर्म चेंजेस को समझना चाहते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको क्या कहा जाता है? मिलनकोविच साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली अर्थ का मूवमेंट और टिल्ट में क्या होता है, स्लो चेंजेस होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में होते हैं, जो कि क्लाइमेट और सीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मिलनकोविच साइकिल क्या है? तो ये लॉन्ग टर्म साइकिल है जो कि इन्फ्लुएंस करता है अर्थ के क्लाइमेट और सीजन को, ठीक है। देन यहाँ पे हमने क्या देखा? एक्सियल प्रिसीजन, ठीक है। एक्सियल प्रिसीजन के बारे में एक चीज देखा, ये क्या है? तो ये है द स्लो वोबलिंग ऑफ अर्थ एक्सिस लाइक स्पिनिंग टॉप, और ये क्या करता है? कंप्लीट वन साइकिल्स एवरी 26 ईयर्स। दिस इन्फ्लुएंसेस द टाइमिंग ऑफ सीजन्स रिलेटिव टू अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ क्या है? एक स्पिनिंग टॉप की तरह घूमता रहता है, जैसे लट्टू घूमते वक्त हल्का सा हिलता है ना, जैसे अगर आप लट्टू को घुमाया होगा आपने तो देखा होगा कि वो हल्का सा हिलता भी है, ठीक है। तो वैसे ही अर्थ का एक्सिस भी स्लो वोबल करता है, ठीक है। और ये एक फुल साइकिल कंप्लीट करता है, कितना? अराउंड 26 ईयर्स में, ठीक है। तो इससे होता क्या है, फिर सीजन का टाइमिंग शिफ्ट हो जाता है, मतलब कब समर आएगा कब विंटर आएगा, ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन अब हम अगर देखें कि इसेंट्रिसिटी क्या है, तो the shape of Earth's orbit fluctuates between more circular and more elliptical over 1 lakh year cycle. A more elliptical orbit increases temperature extremes between the seasons. तो हम क्या देख पा रहे हैं? इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जो अर्थ के ऑर्बिट में थोड़ा सा बदलाव होता है, कि अर्थ का जो पाथ है, ऑर्बिट है, ये तो परफेक्ट जो है सर्कल तो नहीं होता है, ठीक है। फिर ये होगा क्या? इलेप्टिकल है। अब कभी ये ज़्यादा ही इलेप्टिकल हो गया और कभी ये ज़्यादा सर्कल हो गया, बस ये चेंज होता है, इसको हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी। और ये चेंज होता है अराउंड कितना? 1 लाख ईयर साइकिल में। तो जब ज़्यादा इलेप्टिकल होता है तब सीजन का डिफरेंस ज़्यादा, जैसे कि इलेप्टिकल हो गया, अब सन से दूर ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया? सीजन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं? सीजन का डिफरेंस जब ज़्यादा इलेप्टिकल हो जाएगा तो सीजन का डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्लिक्विटी क्या है। एक्सियल टिल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो अर्थ का टिल्ट है ये चेंज होता रहता है, ये जो हमने ऑलरेडी देखा ना कि एक्सियल टिल्ट क्या है, साइकिल और टिल्ट, जो कि 41,000 में ये थोड़ा सा बदलता रहता है। जैसे हमने क्या देखा कि नॉर्मली कितना है? 23 and 5 डिग्री है ना, तो ये कभी 22 हो जाएगा, कभी 24.5 हो जाएगा, मतलब कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा। जो एक्सियल टिल्ट है वो भी बदलता रहता है, ये हमेशा ही नहीं है कि 23.5 डिग्री जो है रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ का टिल्ट जो है क्या होता है? 41 ईयर्स साइकिल में चेंज हो सकता है, और ये अफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ सीजनल वेरिएशन को। देन प्रिसीजन के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया, एक्सियल वोवल के बारे में, कि ये 26 ईयर्स में जो है डायरेक्शन ऑफ अर्थ टिल्ट जो है चेंज करेगा और इससे शिफ्ट होगा टाइम। देन अब देखते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक पोल रिवर्सल,
ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट कैसे होता है, जो लिक्विड आउटर कोर है उससे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो लिक्विड आउटर कोर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये क्या है, इज टिल्टेड अबाउट 11 फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो जो ये रोटेशनल एक्सिस है ना, कि अर्थ का जैसे जो रोटेशनल एक्सिस है तो उससे फिर ये थोड़ा सा और टिल्टेड ही है, ठीक है, ये बिल्कुल उसके ऊपर ही नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, कितना 11 डिग्री रोटेशनल एक्सिस से टिल्टेड है, ठीक है, ये हमने देख लिया। देन ओवल ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, तो जो ये मैग्नेटिक पोल है ये स्लोली ड्रिफ्ट होता है ड्यू टू चेंज इन आउटर कोर। तो अगर आउटर कोर की वजह से हमने क्या देखा कि जो आउटर कोर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है आउटर कोर की वजह से, तो क्या आउटर कोर में कोई चेंज होगा तो मैग्नेटिक पोल्स में कोई चेंज नहीं होगा क्या? अगर आपको ये स्टेटमेंट आ जाता है तो आप शायद इसको गलत कर देंगे ये सोच के कि ऐसा क्यों होगा, आउटर कोर में बदलाव होने से यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि आउटर कोर में क्या है, लिक्विड है आउटर कोर, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर आउटर कोर में कोई चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक पोल भी स्लोली ड्रिफ्ट कर सकता है। और ये मूवमेंट क्या है, ग्रेजुअल है लेकिन सिग्निफिकेंट है नेविगेशन और जियोफिजिक्स के लिए, ठीक है। देन मैग्नेटिक रिवर्सल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है रिवर्स होता है पीरियडिकली, ठीक है, विथ द नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल स्विचेस प्लेसेस। तो जैसे जो नॉर्थ है वो साउथ में आ जाएगा, साउथ जो है नॉर्थ में चला जाएगा, तो इस तरीके से जो है मैग्नेटिक जो है स्विच होता रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्विच करता रहता है प्लेसेस को। और ये रिवर्सल जो है कब होता है, क्या जल्दी हो जाएगा, बहुत नहीं, ओवर टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। और इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू मैग्नेटिक पैटर्न्स इन द रॉक। तो ओशियन में जो हमने ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि रॉक्स में जो भी आपको रिवर्सल जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है तो रॉक से पता चलता है, ठीक है, मैग्नेटिक रिवर्सल। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं अदर साइकिल्स एंड इन्फ्लुएंसेस के बारे में। तो एक है शांडलर वोबल, तो ये क्या है, स्मॉल इरेगुलर मूवमेंट है अर्थ के पोल्स का, और विद अ पीरियड ऑफ अबाउट 433 डेज। कितना, तो ये स्मॉल इरेगुलर मूवमेंट है अर्थ के पोल का। यहाँ पे शांडलर ओबल की जब हम बात करें, अर्थ पोल, ठीक है, अर्थ के पोल में, और कितना पीरियड क्या है इसका, विद अ पीरियड ऑफ अबाउट 433 डेज। और ये जो वोबल है ये अफेक्ट करेगा अर्थ के रोटेशन को स्लाइटली। देन सोलर एक्टिविटी साइकिल, तो यहाँ पे क्या होता है कि सन का जो है, सन अंडरगोज साइकिल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज्ड सोलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोलर साइकिल में कि या तो इस टाइम पे सन का एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा या सन का एक्टिविटी बहुत घट जाएगा। तो ये होता रहता है कि कभी सन का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, कभी सन का एक्टिविटी घट जाएगा। तो कब होगा, एवरी 11 ईयर्स, ठीक है। तो जो कि अफेक्ट करता है सोलर रेडिएशन को रीचिंग अर्थ एंड इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट पैटर्न। तो अगर सोलर मैक्सिमम है तो क्या होगा, सोलर मैक्सिमम एंड सोलर मिनिमम हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हो, एटलीस्ट आप 2 बार उसको रिविजन कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं तो या तो अगर आपके पास आपने एक बार लेक्चर देख लिया, दोबारा आप PDF से पढ़िए, और अगर आप लेक्चर से ही रिवाइज कर रहे हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखिए, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट ने क्या किया है या नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप भूल जाएंगे, जो कि बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता कि कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिर्फ उस टाइप की चीज़ों को आप लिखिए, ठीक है। और अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कोई चीज़ है जिसको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस का डेट आपको लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो एटलीस्ट आप 2 बार गो थ्रू अगर नहीं होंगे और खुद से आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से नहीं पूछेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, तब तक यूज़फुल नहीं होगा गाइस, क्योंकि आपको अभी लगेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है लेकिन आप प्रोड्यूस उसको नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि 2 बार कम से कम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, 2 बार तो कम से कम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये सोलर मैक्सिमम एंड सोलर मिनिमम, तो यहाँ पे एवरी 11 ईयर जो है क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो अर्थ के पास आ रहा है वो कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक पैटर्न को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सिस के बारे में। सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सिस में अगर आप देखें तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2024 में, 2022 में, 2019 में, और बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन को जो है पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अगर बार बार पूछा जा रहा है तो, ठीक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो
सिंपली अगर हम बात करें कि सीज़न के बारे में, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की बात कि हमने सीज़न के बारे में क्या देखा कि क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, टिल्टेड है, ठीक है, कितना डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है। तो एट द सेम टाइम एक तो टिल्टेड भी है और ये मूव, ये क्या क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है अराउंड सन, ठीक है। एक तो टिल्टेड है, दूसरा ये मूव भी कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, टिल्टेड है ना, ये ऐसा तो नहीं है, यहाँ से तो नहीं जा रहा है, ऐसे तो नहीं है, ये टिल्टेड है और ऐसे मूव भी करता जा रहा है अराउंड द सन, ठीक है। तो इस तरीके से मूव भी करता जा रहा है और इस टिल्ट की वजह से जो क्या होता है, टिल्ट एंड मूवमेंट की वजह से, तो जो अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे है तो कौन से पार्ट को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ है तो कौन से पार्ट को सनलाइट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको इस मूवमेंट की वजह से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक जैसा सनलाइट तो रिसीव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पोजिशन अलग अलग है, तो उस हिसाब से अलग अलग सनलाइट, अलग टाइप का सनलाइट यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। यही सिंपल सी चीज़ कही जा रही है, ठीक है, कि इस टिल्ट की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ वो रिसीव कर रहा है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी वजह से सीजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इस फिगर से कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है अपने ऑर्बिट में जाते जाते ये बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पोजीशन अगर हम देखें तो अगर हम ये देखते हैं, ठीक है, मार्च 20 to 21 वाला पोजीशन, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो इस दिन में क्या होता है कि सन डायरेक्टली, यहाँ आप देख रहे हैं, सन डायरेक्टली क्या होता है, ओवरहेड होता है, ठीक है। सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ एक्सपीरियंस कर रहा है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है, क्योंकि यहाँ पे सन कहाँ है, इक्वेटर में ओवरहेड है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगर हम फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए देखें तो फिर ये क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। देन अब हम देखते हैं कि जैसे ही अर्थ कंटिन्यू करेगा अपनी जर्नी को, तो अब ये यहाँ से यहाँ आएगा जून 20 to 22 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम तो अब यहाँ हम समर सॉल्स्टिस पे पहुँच चुके हैं। समर सॉल्स्टिस कहने का मतलब है कि यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, यहाँ अगर आप देखें तो होगा क्या, क्योंकि तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा टिल्टेड हो जाएगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आप देख भी पा रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा टिल्टेड हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हो जाएगा देन सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है और यहाँ पे लॉन्गर डेज होगा। और इनफैक्ट अगर हम देखें, जो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे अब लॉन्गेस्ट डे हमें देखने के लिए मिलता है 21 जून को, ठीक है। तो सन यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इस टाइम पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अर्थ जब यहाँ मूव करते करते आ गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर का आप देख पा रहे हैं, क्योंकि टिल्टेड है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही सनलाइट के सामने आ रहा है और ये सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे उसको सनलाइट मिल पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है ये समर सॉल्स्टिस है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये घूमते घूमते जो है और अपने ऑर्बिट में, तो अब आ जाता है टाइम सितंबर 22 से 23 का, ठीक है। और इसको कहा जाता है ऑटमनल इक्विनेक्स। तो जिस तरीके से मार्च में हमने देखा था, यहाँ पे फिर से सन जो है ओवरहेड हो जाता है इक्वेटर में, ठीक है। यहाँ अगर डायरेक्टली देखें तो ओवरहेड हो गया ना, ठीक है, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे डे एंड नाइट जो है इक्वल होगा हर जगह, ठीक है। और यहाँ पे बिगनिंग हो जाएगा ऑटम का। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम यही कहेंगे कि क्या हो गया, बिगनिंग ऑटम का, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब हम यहाँ देखें तो हम विंटर सॉल्स्टिस पे आ जाएंगे दिसंबर 21, ठीक है, से 22 में दिसंबर सॉल्स्टिस में आ जाएंगे हम। नॉट दिसंबर सॉल्स्टिस, दैट इज विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टिस में हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि अब सदर्न हेमिस्फेयर, अब आप देख भी पा रहे हैं कि अब जो ये सदर्न हेमिस्फेयर जो है, ये ज़्यादा क्या होगा, ये सनलाइट इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, अब थोड़ा सा ये आप देख पा रहे हैं ना कि ये टिल्टेड है और यहाँ पे
सनलाइट ज़्यादा रिसीव हो रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट तो ज़्यादातर इधर रह गया, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट जो है डे होगा, शॉर्टेस्ट क्या होगा, डे होगा, और अब रात ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स इधर विंटर होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, इसीलिए हम क्या करें, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। और यहाँ पे सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस एंड ऑटमनल इक्विनेक्स एंड वर्नल इक्विनेक्स। तो ये वर्नल इक्विनेक्स याद रखना मार्च, ठीक है, और ऑटमनल इक्विनोक्स कब होता है, तो सितंबर 22 to 23। सो सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी समर सॉल्स्टिस क्या कब होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिस तो जून 21 को ही होता है ना, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अभी टिल्टेड होता है सन की तरफ, क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड होता है सन की तरफ, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है समर। अगर आप जून में देखें तो हमारे यहाँ क्या होता है, समर होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, और सदर्न और इसी एट द सेम टाइम अगर हमारे यहाँ समर है, इसका क्या मतलब पूरे अर्थ में समर ही है क्या, नहीं। तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे होगा विंटर शॉर्टेस्ट डे। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखें तो जो नेम है समर सॉल्स्टिस, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर ही है, बेसिकली आपको याद रखना है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर होगा तो समर सॉल्स्टिस, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा तो विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल सी इतनी सी ही बात है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ओके। तो बस ये चीज़ हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है सारे डिटेल्स को बहुत अच्छे से देख लिया है। तो सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सिस यहाँ देख लेते हैं। तो सॉल्स्टिस क्या है, द पॉइंट अर्थ ऑर्बिट वेयर द सन रीचेज इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट नून, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर में, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 2024 में, 2022 में एंड 2019 में पूछ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉल्स्टिस का मतलब क्या हुआ। तो ये ऐसा पॉइंट है जब क्या होता है कि अर्थ का ऑर्बिट वेयर द सन रीचेज एट इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट एट द स्काई, ठीक है। तो ये हो गया। देन इक्विनॉक्सिस क्या है कि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे डे और नाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, डे एंड नाइट इक्वल लेंथ, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सन जो है हाईएस्ट और लोएस्ट, और यहाँ पे इक्वल लेंथ होता है। तो ये कब हो रहा है, अकरिंग व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, और ये तभी होगा जब सन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर होगा। तो समर सॉल्स्टिस हमने देख लिया, ये कब होगा, जून 21 को होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे लाइट रहेगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, ठीक है। और डे लाइट अगर सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो शॉर्टेस्ट डे होगा और लेस डे लाइट होगा, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल पे क्या होगा, यहाँ ये भी पूछा जा चुका है ना कई बार। तो अब आर्कटिक सर्कल में आप सोचिए यहाँ पे 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होगा, ठीक है, अगर हम इस फिगर को देखें, ठीक है। तो ये इस तरीके से सन, ये क्या है, अगर हम देखें तो अर्थ ऐसे टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, और यहाँ सन है, तो इसका मतलब कि इस जगह से यहाँ पे तो मैक्सिमम सनलाइट जा रहा है ना, स्लंटिंग सन रेज पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसे और यहाँ स्लंटिंग रेज पहुँच रहा है, इसीलिए इस पोजीशन पे जो है ना कंटिन्यू डे लाइट रहेगा आर्कटिक सर्कल में, ठीक है। तो अगर आर्कटिक सर्कल में डे लाइट रहेगा तो अंटार्कटिक सर्कल में क्या होगा, पूरा अंधेरा, 24 आवर और डार्कनेस। तो ये समर सॉल्स्टिस की कहानी है, ठीक है। देन विंटर सॉल्स्टिस दिसंबर 22, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर ही बेस है, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक है। लीस्ट डे लाइट यहाँ पे होगा, और डे लाइट अगर सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फेयर में अब लॉन्गेस्ट डे होगा, मोस्ट डे लाइट होगा। आर्कटिक सर्कल पे क्या होगा, अब यहाँ डार्कनेस होगा, क्योंकि ये तो अब सदर्न हेमिस्फेयर में है ना सन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, ठीक है। तो यहाँ और अंटार्कटिक सर्कल में फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर 24 आवर ऑफ डे लाइट होगा, ठीक है। आर्कटिक को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस केस में क्या होगा, ठीक है। देन स्प्रिंग इक्विनॉक्स अगर देखें तो मार्च 21 को स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स है, तो यहाँ इक्वल डे एंड नाइट होगा 12 आवर्स का। और सदर्न हेमिस्फेयर में भी इस टाइम क्या होगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में भी इक्वल डे एंड नाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सन कहाँ ओवरहेड है, तो इक्वेटर पे। तो कब होता है ये इक्वल डे एंड नाइट, 24 आवर का इक्वल डे एंड नाइट। तो मार्च 21 को और सितंबर 23 को सेम स्टोरी है, इक्वल डे एंड नाइट होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं हर जगह कितना 12 आवर ऑफ डे लाइट हर जगह मिल रहा है,
ठीक है, हर जगह मिल रहा है, क्योंकि सन अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, तो ये अगर इक्वेटर है और सन जो है यहाँ पे ओवरहेड है, तो हर जगह जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 12 आवर ऑफ डे लाइट। ठीक है, क्या 12 आवर ऑफ डे लाइट। और जब सन यहाँ पे तो हमने देखा कि इक्वेटर, अब सन ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, तो इधर वाले पोर्शन को ज़्यादा मिलेगा ना। अब अगर सन ऊपर की तरफ है तो इधर वाले पोर्शन को ज़्यादा मिलेगा, अब अगर सन नीचे की तरफ है तो इधर वाले पोर्शन को ज़्यादा मिलेगा, सदर्न हेमिस्फेयर को। तो सिंपल यही बात है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन अब देखते हैं मून्स ऑर्बिटल प्लेन, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन और इक्लिप्सिस, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसको देख लेते हैं। So, Moon's orbital plane is tilted by about 5 डिग्री relative to Earth's orbital plane। तो अगर मून का देखे ऑर्बिटल प्लेन तो ये कितना टिल्टेड है, 5 डिग्री ये भी टिल्टेड है रिलेटिव टू अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से अगर हम देखें तो मून का ऑर्बिटल प्लेन टिल्टेड कितना है, 5 डिग्री। ठीक है, उसके बाद द टिल्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है अकरेंस ऑफ न्यू मून और फुल मून। तो याद रखना है कि मून का ऑर्बिटल प्लेन कितना टिल्टेड है, 5 डिग्री टिल्टेड है रिलेटिव टू अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। अब हम समझते हैं फेजेस ऑफ मून के बारे में। तो जब हम मून को अर्थ से देखते हैं तो क्या लगता है, इसका शेप बदलता रहता है, कभी तो पूरा दिख जाता है, कभी हाफ दिखता है, कभी दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ और सनलाइट इसके ऊपर गिरता है डिफरेंट एंगल से। तो इसी के लिए हमें डिफरेंट फेजेस ऑफ मून देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम देखें तो मून का अपना कोई खुद का लाइट नहीं होता है। क्या होता है, मून का खुद का अपना कोई लाइट नहीं है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जो चेंजिंग पोजीशन है सन का, अर्थ का और मून का, इसकी वजह से डिफरेंट फेज क्रिएट होता है जो कि रिपीट होता है एवरी 29.5 डेज में, जिसको हम कहते हैं लूनर साइकिल। तो अब देखते हैं न्यू मून क्या है। तो न्यू मून अकर्स व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में जब मून है तो यहाँ पे न्यू मून बन रहा है। तो हो क्या रहा है, दस द साइड फेसिंग अर्थ इज कंप्लीटली डार्क। ठीक है, द मून इज नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लूनर मंथ, ग्रेविटेशनल पुल कंट्रीब्यूट्स टू स्प्रिंग टाइड ऑफन यूज्ड इन ट्रेडिशनल कैलेंडर फॉर सेटिंग फेस्टिवल्स। ठीक है, तो न्यू मून क्या होता है कि मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, मून अर्थ और सन के बीच में है और सनलाइट मून के उस साइड पर पड़ती है जो अर्थ के अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में है, तो यहाँ पे सनलाइट कहाँ पड़ रहा है, इस वाले पार्ट में पड़ रहा है ना, जो अर्थ के अपोजिट है। इस साइड तो नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो साइड अर्थ की तरफ है, जैसे ये वाला साइड ये अर्थ की तरफ है और ये पूरा का पूरा डार्क है, पूरा अंधेरा है इधर। ठीक है, तो इसीलिए हमें मून तो दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि सनलाइट इसके इस साइड में पड़ रहा है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। जो साइड हमें दिख रहा है, ठीक है, जो साइड हमें दिख रहा है वो क्या है, वो पूरा का पूरा अंधेरा है। इसलिए अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा तो नहीं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। और ये लूनर मंथ की बिगिनिंग होती है। इस टाइम पर सन प्लस मून का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन होता है, इसीलिए हमें स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड देखने के लिए मिलता है। देन अब दूसरा कंडीशन देखते हैं फुल मून का। तो इसमें क्या होता है कि इंटायर फेस ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट। तो इसमें इंटायर जो फेस होता है मून का, यहाँ पे सनलाइट जो है आता है इस पे। ठीक है, तो ये कब होता है, जब अर्थ जो है, यहाँ पे मून बीच में आ रहा था ना, अब अर्थ बीच में आएगा बिटवीन, ठीक है, सन के और मून के। तो अर्थ बीच में आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि मोस्ट विजिबल एंड ब्राइटेस्ट फेज ऑफ लूनर साइकिल हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ अर्थ बीच में है। ठीक है, अर्थ बीच में है, मून बीच में नहीं है, तो इसीलिए हमें जो सनलाइट पास हो रहा है तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो कॉजेज स्प्रिंग टाइड्स ड्यू टू कंबाइंड सन मून ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या देखने के लिए मिलता है, स्प्रिंग टाइड होता है, क्योंकि सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ कंबाइन है। तो यहाँ यही हो रहा है कि सन और अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। सनलाइट डायरेक्टली मून के उस साइड पर पड़ती है जो अर्थ की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जैसे सपोज ये अर्थ की तरफ है, सनलाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रहा है।
ठीक है, इसीलिए हमें मून जो है पूरा ब्राइट दिखाई देता है और ये फुल मून होता है और ये सबसे क्लियरली विजिबल फेज होता है। ठीक है, तो सन और मून का पुल अगर ये अलाइन हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो यही जो है इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो हमने देखा, क्या देखा, यहाँ जब न्यू मून हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वाला पार्ट जो है मून का सन की तरफ है। ठीक है, और हमारी तरफ जो पार्ट है यहाँ पे अंधेरा है बिल्कुल, तो हमें दिख नहीं रहा है। और दूसरे फेज में क्या हो रहा है, अब अगर अर्थ बीच में है तो इधर से अगर सनलाइट जा रहा है तो हो क्या रहा है कि मून का हमें वो पार्ट दिख रहा है जहाँ पे सनलाइट मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका फुल मून। ठीक है, बस यही है। देन यहाँ पे एक और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो न्यू मून और फुल मून हमने देख लिया। देन दूसरा यहाँ पे जो है वैक्सिंग फेज और विनिंग फेज भी होता है। ठीक है, तो ये न्यू मून के बाद, जैसे अगर हम न्यू मून के बाद देखें तो यहाँ वैक्सिंग फेज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ मून क्या लग रहा है हमें, बड़ा होता दिखता है कि धीरे धीरे यहाँ पे न्यू मून था, मून दिख ही नहीं रहा था, अब मून थोड़ा बड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, और फुल मून के बाद अगर हम देखें, ये रहा फुल मून, एंड फुल मून के बाद ये विनिंग फेज जो है, इसमें क्या हो रहा है, विनिंग गिबियस, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे मून अब छोटा हो रहा है ना, वैक्सिंग में मून अब बड़ा होता जाएगा, विनिंग में अगर हम देखें तो मून अब छोटा हो रहा है। ठीक है, तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वैक्सिंग, विनिंग, देन यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का मून आप ऐसा देख सकते हैं, देन थर्ड क्वार्टर का मून कुछ ऐसा होगा, और यही से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, न्यू मून से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब से हमें कुछ मून का कुछ भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, देन फिर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देने लगा, वैक्सिंग क्रिसेंट, देन फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग गिब्बस। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये वैक्सिंग में तो बढ़ ही रहा है ना, देन फुल मून हो गया, अब यहाँ से फिर कम होगा और फिर यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पढ़ लिया। देन अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्लिप्स को। ठीक है, सोलर और लूनर इक्लिप्स को। तो सोलर इक्लिप्स क्या है, ये मैकेनिज्म अकर्स ड्यूरिंग न्यू मून फेज व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो सोलर इक्लिप्स क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू मून फेज के टाइम पे ही होगा। हमने न्यू मून फेज में देखा था ना कि यहाँ पे मून बीच में आ जा रहा है सन और अर्थ के। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे होगा कि यहाँ मून क्या हो गया, बीच में आ गया, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ पे बीच में आ गया। तो ये क्या कर रहा है, दिस ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अर्थ, क्योंकि अब मून बीच में आ गया तो सनलाइट जो है अर्थ पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो कंडीशन क्या है, द मून्स ऑर्बिट मस्ट अलाइन विद द इक्लिप्टिक प्लेन। तो मून का ऑर्बिट जो है अलाइन होना चाहिए इक्लिप्टिक प्लेन पे, और यहाँ पे परफेक्ट जो है अलाइनमेंट होना चाहिए। सो सिंपली अगर देखें तो इक्लिप्स तो आपको पता ही है, इक्लिप्स कब होता है, जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, यही तो अलाइनमेंट है ना, कि परफेक्ट अलाइनमेंट होगा। जब परफेक्ट अलाइनमेंट तीनों एक सीध में आएंगे तभी तो इक्लिप्स होगा। सोलर इक्लिप्स जो कि सूर्य ग्रहण होता है, और लूनर इक्लिप्स जो कि चंद्र ग्रहण होता है। तो हम यहाँ सोलर इक्लिप्स के टाइप्स को देख रहे हैं। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि मून बीच में आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, और सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने से रोक देता है। और ये कब होगा, ये हमेशा न्यू मून फेज में ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें जो मून के साइड यहाँ हमें डार्कनेस देखने मिलेगा, क्योंकि मून का वो साइड जो है दूसरी तरफ है, जिधर सनलाइट आ रहा है, सन की तरफ, सॉरी अर्थ की तरफ तो है नहीं। हम ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यू मून फेज होता क्या है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें मून का वही हिस्सा दिखता है जो अंधेरा है। ठीक है, वो हिस्सा तो नहीं दिखता है जिस पे लाइट पड़ रहा है। कैसे दिखेगा आप खुद ही सोचिए, क्योंकि मून यहाँ बीच में है ना, यहाँ पे मून यहाँ आ गया, और हमें अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमें मून का ये वाला हिस्सा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अर्थ से देखेंगे तो मून का ये वाला, और यहाँ पे तो डार्कनेस है, तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये न्यू मून फेज हो गया। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर अलाइनमेंट होगा तभी जाकर हो पाएगा। ये इसके लिए कंडीशन है कि ये अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कि मून कंप्लीटली सन को कवर कर लेता है। तो जब टोटल सोलर इक्लिप्स कह रहे हैं तो मून कंप्लीटली कवर्स द सन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। तो हमें क्या दिखेगा, तो यहाँ दिन में ही पूरा अंधेरा इसलिए हो जाएगा, और सिर्फ सन का आउटर लेयर कोरोना दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या हो रहा है कि मून जो है कंप्लीटली सन को कवर कर दे रहा है। ठीक है, तो कंडीशन अगर देखें तो मून का अम्ब्रा जो कि डार्क शैडो है ये अर्थ पे गिरता है। तो मून का अम्ब्रा, ये अम्ब्रा, गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं।
ठीक है। तो ये हुआ अम्ब्रा, ये मून का डार्क शेडो हुआ ना, ये अम्ब्रा मीन्स मून का डार्क शेडो, तो ये मून का डार्क शेडो पड़ रहा है अर्थ पे, ठीक है, ये मून का डार्क शेडो अर्थ के ऊपर गिर रहा है, ये हो गया अम्ब्रा। ओके देन अब देखते हैं कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। तो ये ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे मून सिर्फ सन के कुछ पार्ट को कवर करता है। पार्शियल नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा तो कवर नहीं करेगा, ये पार्शियल ही करेगा। तो व्हेन द सन इज पार्शियली ऑब्स्क्योर्ड, मतलब कि पार्शियली आ पा रहा है, तब हम इसको कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। रिजल्ट क्या होगा कि सन का कुछ हिस्सा यहाँ पे दिखाई देगा, कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगा, जो टोटल में क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा। तो आप अगर इसको समझना चाहें और डिटेल में, तो जब भी सोलर इक्लिप्स होगा ना और मून क्या करेगा, ब्लॉक करेगा सनलाइट को, तो इससे जो है अर्थ पे शैडो पड़ेगा। ये हम देख रहे हैं यहाँ 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 क्या हो रहा है, शैडो पड़ रहा है, ठीक है, क्या पड़ रहा है, शैडो पड़ रहा है। लेकिन क्या ये शैडो यूनिफॉर्म है क्या, शैडो यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें दो पार्ट है। इसमें हमने देखा अम्ब्रा है और पेनम्ब्रा है, ठीक है। अम्ब्रा में क्या होगा, ये डार्क कोर है जो कि सन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, और जो पेनम्ब्रा वाला रीजन है ये आउटर लाइटर एरिया होगा जहाँ पे सन पार्शियली ब्लॉक होगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप अम्ब्रा वाले रीजन में है आप टोटल सोलर इक्लिप्स देखेंगे, अगर आप पेनम्ब्रा वाले रीजन में हैं तो आप क्या देखेंगे, पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला कुछ चीज़ है समझने के लिए। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं एनुलर इक्लिप्स। तो ये एनुलर इक्लिप्स क्या है कि व्हेन मून अपीयर्स स्मॉलर एंड लीव्स अ रिंग ऑफ फायर। तो इसमें होता क्या है कि मून जो है सन के सेंटर को कवर तो करती है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ मून है, ये सन के सेंटर को कवर तो कर रही है, लेकिन एजेस जो है, सारा किनारा वो कवर नहीं हो पाता है, इसीलिए स्काई में रिंग ऑफ फायर दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मून थोड़ा दूर होता है अर्थ से, इसीलिए छोटा दिखाई देता है, फुल कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लूनर इक्लिप्स को, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स कब होगा, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सोलर वाले के सिचुएशन में क्या हो रहा था, बीच में मून आ रहा है, ठीक है। अब अर्थ, अगर हम लूनर इक्लिप्स देखेंगे तो लूनर इक्लिप्स में हम देख पा रहे हैं कि अर्थ जो है आ जाएगा सन और मून के बीच में, ठीक है। लूनर में कौन आ रहा है, अर्थ आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है और मून पर अर्थ का शैडो पड़ता है, ठीक है, और ये हमेशा फुल मून पर ही होगा। तो इसमें क्या होगा कि a lunar eclipse occur when earth comes between sun and moon blocking sunlight from directly reaching the moon, कि मून के ऊपर सनलाइट नहीं जा पा रहा है, और ये फुल मून के टाइम पे ही होगा जब सन, अर्थ और मून जो है नियरली स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि टाइप्स क्या कौन कौन सा है। तो एक टोटल लूनर इक्लिप्स है, एक पार्शियल लूनर इक्लिप्स है एंड एक पेनम्ब्रल इक्लिप्स है, ठीक है। तो टोटल लूनर इक्लिप्स में क्या होगा कि मून कंप्लीटली अर्थ के अम्ब्रा रीजन यानी डार्क शैडो में आ जाता है, कि मून क्या हो गया, फुल्ली कवर्ड बाय अर्थ अम्ब्रा, मतलब जो डार्केस्ट शैडो है उससे कवर हो जाता है, और फिर दिखता है, कैसा दिखता है, अपीयर्स रेड और ब्लड मून ड्यू टू रिलग स्कैटरिंग, और रिलग स्कैटरिंग की वजह से ये कैसा दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है, ब्लड मून की तरह दिखता है। और ये रिलग स्कैटरिंग क्या है, वही सेम फेनोमेना है जिसकी वजह से सनसेट हमें रेड दिखता है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या दिख रहा है, सनसेट रेड दिख रहा है। तो अकर्स व्हेन द अर्थ शैडो कंप्लीटली कवर्स द मून। तो ये कब होगा, जब अर्थ का शैडो कंप्लीटली कवर कर देगा मून को। तो यहाँ पे मून रेडिश दिखाई देगा, ब्लड मून दिखाई देगा। क्यों दिख रहा है रेड, क्योंकि सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होकर रेड लाइट बेंड होती है और मून तक पहुँचती है, ठीक है। ये रिलग स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोजीशन कौन सा है, ये जब मून को जो है फुल्ली कवर कर लेगा अर्थ, ठीक है। तो मून इज फुल्ली कवर्ड बाय अर्थ्स अम्ब्रा, ठीक है, यही कहा जा रहा है। देन पार्शियल लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, ओनली अ पार्ट ऑफ द मून एंटर्स अर्थ अम्ब्रा। तो होता क्या है इसमें कि मून का कुछ पार्ट जो है अम्ब्रा में होता है, कुछ बाहर होता है। तो ये जो है, जैसे हमने देखा कि कंप्लीटली ये गिव मी अ मोमेंट, क्या यहाँ कोई पिक्चर है, ओके यस, यहाँ देखने के लिए मिल रहा है आपको। सो ये जो है मून यहाँ पे कहाँ है, ये अम्ब्रा वाले रीजन में पूरा, ठीक है। मून कहाँ है, अम्ब्रा वाले रीजन में, ओके। और ये वाला कौन सा रीजन है, पेनम्ब्रा वाला रीजन है, ये पेनम्ब्रा वाला रीजन है, ठीक है। तो
यहाँ पार्शियल लूनर इक्लिप्स में क्या हो रहा है कि मून का कुछ पार्ट अम्बरा में होता है और कुछ बाहर है, पूरा अम्बरा में नहीं होता है, कुछ पार्ट बाहर में होता है, कुछ पार्ट अम्बरा में होता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स डार्क वाइल रेस्ट रिमेन्स ब्राइट। तो कुछ पार्ट हमें डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, और कुछ पार्ट ब्राइट दिखेगा, और ये शैडो ग्रेजुअली मूव्स अक्रॉस द लूनर सरफेस। ठीक है, तो यही है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। देन पेनम्ब्रल इक्लिप्स, तो इसमें क्या हो रहा है कि मून पासेस थ्रू अर्थ्स पेनम्ब्रा कॉजिंग सटल डिमिंग। तो इसमें क्या होगा कि मून सिर्फ जो पेनम्ब्रा वाला रीजन है, ठीक है, लाइट शेडो में आ जाएगा, तो यहाँ पे बहुत स्लाइट डिमिंग होगा। ठीक है, ये यूजुअली जो है अगर देखा जाए तो क्लियरली नोटिसेबल नहीं होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे वो उसके अंधेरा वाला रीजन में तो नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि मून का जो अर्थ का जो अम्बरा है, यानी जो डार्केस्ट शेडो है, मून यहाँ पे रहेगा, लेकिन पार्शियल में देखा कि यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा वो डार्केस्ट शेडो में रहेगा और थोड़ा सा पेनम्ब्रा वाले रीजन में रहेगा। और यहाँ पे जो है मून मोस्टली कहाँ पे है, अर्थ के पेनम्ब्रा वाले रीजन में है। तो अगर पेनम्ब्रा वाले रीजन में अगर मून रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डिमिंग ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट देखने में के लिए हमें नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रेड मून ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स। ठीक है, रेड मून क्या होता है लूनर इक्लिप्स के टाइम पे। तो हो क्या रहा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, बेंड करता है सनलाइट को, और इसमें फिर को क्या होता है, फिल्टरिंग आउट ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट इसमें फिल्टर हो जाता है और एल्यूमिनेटिंग द मून विथ रेड ह्यूज। तो यही जो हमने देखा कि ये कब होगा, लूनर इक्लिप्स के टाइम पे ही हमें मून रेड दिखेगा। तो ये इसलिए हो रहा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट को बेंड कर देगा, ब्लू लाइट को फिल्टर कर देगा, और रेड लाइट उसके ऊपर जो है एल्यूमिनेट हो जाएगा, रेड लाइट पड़ेगा। ठीक है, देन देखते हैं रेयरिटी। तो इक्लिप्स डू नॉट अकर एवरी मंथ बिकॉज मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड। तो अगर आप इसको समझना चाहे तो ये जो पोजीशन बनता है तो ये हमेशा क्यों नहीं हो पाता है, एवरी मंथ इक्लिप्स क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि मून का ऑर्बिट कितना टिल्टेड है, 5 डिग्री टिल्टेड है रिलेटिव टू अर्थ्स ऑर्बिट। सो परफेक्ट अलाइनमेंट जो है इनफ्रीक्वेंट है, हमेशा परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए ना इसके लिए। तो बिकॉज ऑफ द मून्स टिल्ट इक्लिप्स डोंट अकर एवरी न्यू और फुल मून, इसलिए हर फुल मून और न्यू मून पे इक्लिप्स नहीं होता है। तो इक्लिप्स कब होता है, ड्यूरिंग इक्लिप्स सीजन, जब मून का ऑर्बिट जो है क्रॉस करता है इक्लिप्टिक प्लेन को ड्यूरिंग दीज फेजेस। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये टिल्ट की वजह से ही हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ अगर देखें तो एट कन्याकुमारी क्लोज टू इक्वेटर सीजनल वेरिएशन इन डे लेंथ इज मिनिमल। तो कन्याकुमारी में अगर हम देखें क्लोज टू इक्वेटर, यहाँ सीजनल वेरिएशन जो है डे लेंथ में कम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे इज रफली 40 to 45 मिनट। तो ये आपको समझना है कि जो सबसे लंबा दिन है, ठीक है, लंबा दिन और जो सबसे छोटा दिन है, लंबा दिन और छोटा दिन के बीच में यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 40 to 45 मिनट का ही है। और इन कॉन्ट्रास्ट अगर हाइयर एल्टीट्यूड जैसे कि कश्मीर में हम देखें तो यहाँ एक्सपीरियंस होता है मच स्ट्रॉन्गर सीजनल इफेक्ट, डे लेंथ डिफरेंस जो है 4 आवर तक भी एक्सीड कर जाता है। तो इसी से हमें समझ आ सकता है कि हमारा लैटिट्यूडनल स्पैन इंडिया का कितना है और क्या क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली हमने कर लिया। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ एंड एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है।